मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। 12th क्लास में हमारा जो टॉपिक है सारणी, उसमें हमने सारणी के मान निकालने की विधियां पढ़ी थी, 3 विधियां। फिर उसके बाद सारणिकों के गुणधर्म पढ़े थे। तो ये जो चैप्टर है 3 नंबर का आता है बोर्ड में और एक ही क्वेश्चन आता है, और वो भी कहीं पे आता है, गुणधर्मों की सहायता से सारणिक का मान निकालना। तो इस पे आज अपन एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल है, ये सारणिक दे रखा है और गुणधर्मों का प्रयोग करके या बिना प्रसार किए हुए हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई? देखो, यदि किसी सारणी के एक स्तंभ, केवल और केवल एक स्तंभ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 के सभी अवयव समान है। तो यहां पे ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ के सभी अवयव समान होते हैं, तो यदि किसी एक स्तंभ केवल एक की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही, ठीक है ना? 2 स्तंभ समान होंगे तो मान 0 आ जाएगा गुणधर्म के अनुसार। एक स्तंभ होता है तो सदैव R1 में R1 माइनस R2 व R2 में R2 माइनस R3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनना बात। गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिए, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है, कौन सा गुणधर्म कब लगाना है, तो ये उदाहरण से समझेंगे अपन। यदि किसी सारणी के किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव समान है, एक जैसे हैं, एक या ए या बी x सभी अवयव समान आ जाए, सभी अवयव समान आ जाए, या तो शुरुआत में दे रखे हैं, या मान लो हमने सारणी में कोई सी और संक्रिया लगाई या गुणधर्म लगाया और उसके बाद समान आ जाते हैं, तो सदैव ये संक्रिया लगानी है। ठीक है ना भाई? ये एक तरीके से नियम मान लो, लिखित में नियम नहीं है, लेकिन अपन ने सवाल हल करने की टेक्निक बना ली, सारणी को हल करने की टेक्निक बना ली कि यदि किसी एक स्तंभ के सभी अवयव, एक कॉलम के सभी अवयव, सभी एलिमेंट इक्वल है, समान है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये संक्रिया लिखेंगे। या तो समान दे रखे हैं शुरुआत में, या मान लो अपन ने हल किया और बीच में समान आ गए, जब समान आ जाए जब से यहां से स्टार्ट कर देना है, इसके बाद आगे अपने आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन हल कर देंगे। ठीक है ना भाई? अब देखो क्या लिखना है, इसको पढ़ते क्या है, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 का प्रयोग करने पर, और इसको क्या पढ़ेंगे, R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 का प्रयोग करने पर। देखें, ये R1 है, ये R2 है, R1 में से R2 को घटाकर, R1 में से R2 को घटाकर R1 की जगह लिखना है। तो एक में से एक गया 0, A में से B गया A माइनस B, BC में से AC घटाया, लोग BC माइनस C कॉमन लिया, B माइनस A। ठीक है ना भाई? अब देखो यहाँ पे A माइनस B है, तो मैंने इसमें से माइनस C कॉमन ले लिया,
क्या हो जाएगा a माइनस बी। देखो माइनस सी से a को गुणा किया, माइनस सी आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। तो बी सी माइनस सी ए को अपन लिख सकते हैं माइनस सी ए माइनस बी, माइनस सी ए माइनस बी। क्लियर। अब दूसरा क्या है, R2 की जगह R2 माइनस R3, मतलब R2 में से R3 को घटाकर R2 की जगह लिखना है। R2 में से R3 को घटाकर R2 की जगह ही लिखना है। तो एक में से गया 0, B में से C गया B माइनस C, और ऐसे ही इसको घटा रहे हैं यहाँ CA माइनस AB। तो A कॉमन लिया C माइनस B, यहाँ B माइनस C है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस A बराबर हो जाएगा B माइनस C, माइनस A बराबर B माइनस C। ठीक है ना भाई, एक C A B। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, जब किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति, किसी भी एक स्तंभ या एक पंक्ति के दो अवयव 0 आ जाए तब अपन प्रसार कर देंगे, तब अपन प्रसार कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इसी कंडीशन में प्रसार करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए। लेकिन अगर मैं R1 में से A माइनस बी और R2 में से B माइनस सी कॉमन ले लूं तो देखो क्या लिखेंगे, R1 व R2 में से क्रमशः A माइनस बी व B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ध्यान से सुने, मैंने एक गुणधर्म लिखाया था सारणिक में, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ को अदिश के से गुणा करें, अचर के से गुणा करें, तो सारणिक का मान के गुना हो जाता है। फिर इसको मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो क्या बताया था कि सारणिक में जब भी अपन गुणा करेंगे तो केवल एक पंक्ति में ही गुणा किया जाता है। मान लो सारणिक को मुझे 3 से गुणा करना है तो केवल और केवल एक पंक्ति को या एक स्तंभ को ही 3 से गुणा करूंगा, दूसरे पंक्ति को दूसरे अक्षर से गुणा कर सकता हूं। इसी प्रकार कॉमन जब लेते हैं तो केवल एक पंक्ति में से कॉमन लिया जाता है, पूरे सारणिक में से नहीं। तो मैंने पहली पंक्ति में से A माइनस बी और दूसरी में से B माइनस सी कॉमन लिया, तो देखो क्या बचेगा, ये कॉमन आके बाहर लिख दिया A माइनस बी B माइनस सी। अब बचा हुआ लिखा तो देखो यहाँ तो 0 का 0 रहेगा, A माइनस बी कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, A माइनस बी कॉमन ले लिया तो माइनस सी आ गया। ठीक है ना भाई, 0 आ गया, B माइनस सी कॉमन लिया 1 आ गया, और यहाँ माइनस A बचा, और तीसरा जो पंक्ति है वो ऐसे का ऐसा ही लिखना है। ठीक है ना भाई। अब देखो, चाहूं तो मैं R1 माइनस R2 का वापस प्रयोग करके एक 0 और कर सकता हूं, लेकिन यहां भी अपन प्रसार कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जिस पंक्ति या स्तंभ के 2 अवयव 0 हैं उसी के अनुदेश प्रसार करते हैं अपन। ठीक है ना भाई, तो ये C1 के अनुदेश, C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, देखो ध्यान से इधर लिख रहा हूं मैं, A माइनस बी B माइनस सी, ये तो कॉमन है। अब इसका प्रसार 0 होगा नहीं लिखेंगे, इसका प्रसार 0 होगा नहीं लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे, एक लिख लिया। ध्यान से सुने, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, पहले अक्षर के लिए प्लस लगाते हैं, दूसरे के लिए माइनस लगाते हैं, तीसरे के लिए प्लस लगाते हैं, प्रसार ऐसे ही करते हैं ना भाई। फिर एक के साइड वाला छोड़ दिया ये, और एक के ऊपर वाला छोड़ दिया, इनका गुणनफल माइनस A, फिर माइनस लगा लिया, इनका गुणनफल माइनस C, तो माइनस और माइनस
माइनस क्या बन गया प्लस, ठीक है ना भाई। अब मेरा हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाता है, ठीक है ना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है इस एग्जांपल में कि यदि किसी सवाल में किसी एक स्तंभ के, केवल एक स्तंभ के, पंक्ति की बात नहीं हो रही, एक स्तंभ के सभी अवयव समान आ जाते हैं, या तो शुरुआत में दे रखे हैं या हल करने पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हल करने पर सवाल के बीच में, तब ही अपन ये संक्रिया लगाएंगे, इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पे, ठीक है ना भाई। हर सवाल में किसमें, जिसमें एक स्तंभ के सभी अवयव समान दे रखे हैं या आ जाते हैं हल करने पर, उसके बाद अपन आसानी से या तो कॉमन आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर प्रसार कर देंगे, ठीक है ना भाई। वैसे मूल भावना गुणधर्म प्रयोग करने की क्या है कि अपन इस दिए गए सारणी में जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो ला सकते हैं गुणधर्मों का प्रयोग करके, उतने ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आएंगे, ठीक है ना भाई। अब एक और एग्जांपल देंगे इसी तरीके का। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल है उसी प्रकार का भी किस तरह a1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब इस सारणी का मान निकालना है तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है ना भाई। अभी मैंने बताया था यदि किसी सारणी के एक स्तंभ के सभी अवयव समान है तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले r1 के स्थान पर r1 माइनस r2 व r2 के स्थान पे r2 माइनस r3 का प्रयोग करने पर, ठीक है ना भाई। देखो एक में से एक घटा के 0 आ गया, x में से y घटाया x माइनस y आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया। ये r1 के स्थान पे r1 माइनस r2, कहने का मतलब r1 में से r2 को घटाइए और उसको r1 की जगह लिख लीजिए। ऐसे ही r2 माइनस r3, तो एक में से गया 0, y माइनस z और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है तो एक z स्क्वायर, क्लियर, हाँ के नाम। अब देखो इस कंडीशन में यदि प्रसार करते हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ गुणधर्म लगाने का। गुणधर्म लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि प्रसार करते समय कम से कम कैलकुलेशन हो, आसानी से अपन उसका प्रसार कर सके, हमको ज्यादा गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करनी पड़े, ठीक है ना भाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, r1 में से x माइनस वाई और r2 में से y माइनस z कॉमन लिया। तो इसको कैसे लिखते हैं, r1 व r2 में से क्रमशः x माइनस y व y माइनस z उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना भाई। तो देखो ये r1 का x माइनस y कॉमन ले लिया, r2 का y माइनस z कॉमन ले लिया और बचा हुआ लिखा। तो यहाँ तो 0 है, 0 बच गया, यहाँ पे क्या बचा, तुमने बोल दिया 1 बचा। अब इसमें से यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि ये x वर्ग माइनस y वर्ग है, और जब इसमें से x माइनस y अपन कॉमन लेते हैं तो x माइनस y ही बचा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनो। हमने 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a माइनस b a प्लस b। तो ऐसे ही x वर्ग माइनस y वर्ग बराबर x माइनस y और x प्लस y होगा कि नहीं भाई, होगा ना। अब इसमें से x माइनस y को यदि मैं कॉमन लेता हूं तो
तो क्या बचेगा x प्लस वाई, न कि x माइनस वाई। ठीक है ना भाई, तो यहां पे लिखेंगे अपन x प्लस वाई। बस यही गलती करते हैं बच्चे कि x वर्ग माइनस वाई वर्ग में से जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचा देते हैं x प्लस वाई लिखने की जगह। ये x माइनस वाई का होल वर्ग होता तो x माइनस वाई बचता, ये होल वर्ग नहीं है, ये x वर्ग माइनस वाई वर्ग है। ठीक है ना भाई, ऐसे ही इसमें देखो 0 1 और y प्लस z। ठीक है, 1 z स्क्वायर। क्लियर। अपना जो मूल उद्देश्य है गुणधर्मों का प्रयोग करने का वो क्या है कि हम सारणिक में ज्यादा से ज्यादा अवयवों को 0 बना सके। ठीक है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा अवयवों को 0 बना सके। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, एक बार वापस लगा दी R2 में R2 माइनस R1, एक में से एक जाएगा तो 0 बच जाएगा, बचेगा ना, तो इसका मतलब एक अवयव और 0 आ जाएगा। देखो x माइनस वाई, y माइनस z, और ये देखो R1 में तो नहीं लगाई तो R1 तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया अपन ने। ठीक है ना, R2 में लगा दिया, मतलब R2 में से R1 को घटाकर R2 की जगह लिखना है। इसका मतलब क्या है, R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 लिखने पर, तो R1 तो ऐसे कैसा लिख दिया मैंने। अब R2 की जगह R2 में से R1 घटाना है, इस बार नीचे वाली में से ऊपर वाली घटानी है, तो 0 में से 0 घटा 0 आ गया, 1 में से 1 घटा 0 आ गया, और इसमें से देखो y प्लस z, क्या y प्लस z, इसमें से घटाना है x प्लस वाई, x और ये हो जाएगा माइनस वाई, दोनों ही घटेंगे, तो यहाँ y से y घट गया, क्या बचेगा z माइनस x, z माइनस x, और बचा एक z स्क्वायर। ठीक है ना भाई। अब देखो C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, C1 के अनुदेश प्रसार करने पर देखो क्या आएगा, x माइनस वाई, y माइनस z, ये तो कॉमन ले रखा है अपने पहले से, इसका प्रसार 0 आएगा, इसका प्रसार 0 आएगा, और इसका 1 लिखेंगे, 1 लिख लिया। ठीक है ना भाई, चिन्ह का भी ध्यान रखें, पहले के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस, तीसरे के लिए फिर प्लस। अब एक के साइड में छोड़ दिया और ऊपर छोड़ दिया, इनका गुणनफल z माइनस x। ठीक है ना भाई, फिर माइनस इनका गुणनफल 0, तो आंसर आ गया अपना x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। ये हमको सिद्ध करना था। क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक और नया एग्जांपल देखे भाई। अब भाई नेक्स्ट एग्जांपल है अपना एक एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर में ये सिद्ध करना है इस बार। अब पहले दो एग्जांपल्स में और इसमें क्या अंतर है, पहले दोनों उदाहरण जो अपन ने किए थे उसमें एक यानी स्तंभ के अवयव समान थे ना भाई, यहाँ पे पंक्ति के स्तंभ समान है। तो ध्यान से सुने, यदि किसी एक पंक्ति के सभी अवयव समान हो तो हर सवाल में C1 में C1 माइनस C2 व C2 में C2 माइनस C3 का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यदि स्तंभ के अवयव समान है तो संक्रिया पंक्ति में लगती है। R1 में R1 माइनस R2,
I2 में I2 माइनस R2। जबकि किसी पंक्ति के अवयव समान है, चाहे पहली पंक्ति हो या दूसरी, इससे मतलब नहीं है। एक पंक्ति के सभी अवयव समान है, या तो शुरुआत में दे रखे हैं, या मान लो अपन ने कॉमन लिया उसके बाद समान आ गए, तब तो अपन ये संक्रिया या गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। क्लियर? ये कौन सा गुणधर्म है? यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के गुणज जोड़े या घटाए जाए तो सारणी के मान पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी का मैंने प्रयोग किया। C1 में से C2 को घटा दिया, यानी उसका एक गुणज घटा दिया, एक गुना ही घटा दिया, तो सारणी के मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये जो सारणी का मान है वही ये आएगा। लेकिन अपना काम क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। अपना मेन उद्देश्य है जीरो लाना। अब C1 माइनस C2 देखो, ये C1 होता है और ये C2 होता है, तो इस बार C1 में से C2 को घटाना है, ऐसे घटाना है, ठीक है ना भाई? और कहां लिखना है? C1 की जगह। देखो, एक में से एक गया, जीरो आ गया, यहां x वर्ग माइनस y वर्ग आ गया, यहां x क्यूब माइनस y क्यूब आ गया, फिर एक में से एक गया, जीरो आ गया, y वर्ग माइनस z वर्ग आ गया, और y क्यूब माइनस z क्यूब आ गया, और एक z स्क्वायर z क्यूब। कोई दिक्कत आई? दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं ना? लेकिन अभी भी प्रसार करेंगे तो काफी बड़ा आएगा, और ये सिद्ध भी करने के लिए अपन को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉमन लेने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अभी इसमें से ज्यादातर सवालों में कॉमन आ जाता है, ये सक्रिय लगाने पर या R1 में सक्रिय लगाने पर कॉमन आता है। तो इसमें से कॉमन लेंगे अपन। ये C1 है, C1 व C2 में से क्रमशः x माइनस वाई व y माइनस z उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने कॉमन ले लिया x माइनस वाई और y माइनस z, कॉमन आ गया ना भाई। अब बचा हुआ लेंगे, C1 में से लिया है तो जीरो। अब यहाँ x वर्ग माइनस y वर्ग है, इसमें से x माइनस y कॉमन लिया तो क्या बचेगा? अभी बताया था a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक है ना? तो ऐसे ही x वर्ग माइनस y वर्ग, x प्लस y x माइनस y। अब इसमें से x माइनस y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x प्लस y, x प्लस y। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे भी गुणधर्म लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये संक्रिया लगेगी, तो इसमें से a माइनस b कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बचता है, ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना भाई? तो देखें क्या बचेगा? x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस x वर्ग, x क्यूब माइनस y क्यूब में से x माइनस y कॉमन लेने पे x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस xy बचता है इस सर्व समीकरण के द्वारा। समझ में आ गई ना बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना? दूसरा इसमें से लिया तो जीरो, y माइनस z में से लिया तो y प्लस z, और ऐसे यहाँ बच जाएगा y वर्ग प्लस z वर्ग प्लस yz, और एक z वर्ग और z क्यूब। C3 को नहीं चला हमने, ठीक है ना भाई? अभी भी प्रसार करते हैं तो बड़ा आ रहा है, तो अपन ने क्या किया? एक बार वापस लगा दिया इसी में, C1 में या C2 में, किसी ने भी एक में लगा दिया, C1 माइनस C2, तो C1 में C1 माइनस C2 का प्रयोग करने पर, ठीक है ना?
तो देखो क्या आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। लुक एट, जीरो में से जीरो घटाया, जीरो आ गया। यहां y से y कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा। ठीक है ना भाई, यहां y वर्ग से y वर्ग कटेगा, तो क्या बचेगा देखो, x वर्ग प्लस एक्स वाई और माइनस जेड वर्ग माइनस वाई जेड। y वर्ग से तो y वर्ग कट गया, x वर्ग प्लस एक्स वाई बचा, और इधर माइनस ये हो जाएगा z वर्ग माइनस का y जेड। ठीक है ना भाई, अब x वर्ग माइनस z वर्ग, इसमें मैंने संक्रिया लगा दी x प्लस वाई x माइनस जेड, सॉरी x प्लस जेड x माइनस जेड, और इसमें से और इसमें से प्लस y कॉमन ले लिया x माइनस जेड। ठीक है ना भाई, अब पूरे में से x माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस जेड और प्लस y। तो ये मैंने यहां लिख दिया x माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना भाई, दूसरा ऐसे कैसे लिखा, y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और एक जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर, अब इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, देखो क्या, x माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब यहां देखें अपन को z माइनस एक्स चाहिए, क्या चाहिए, z माइनस एक्स, तो मैं z माइनस एक्स कॉमन ले लूं या x माइनस जेड कॉमन ले लूं, कुछ भी ले, तो C1 में से x माइनस जेड कॉमन लेने पर क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। बचा हुआ अपन ने लिख दिया, जीरो बचा, एक बचा, x प्लस वाई प्लस जेड बचा, जीरो बचा, y प्लस जेड बचा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड बचा, एक बचा, जेड स्क्वायर बचा और जेड क्यूब बचा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, अब अपन प्रसार कर देंगे क्योंकि अब यहां से आगे कोई संक्रिया नहीं लगेगी। तो देखें, C1 के अनुदेश करेंगे तो 2 के लिए करना पड़ेगा, R1 के अनुदेश करेंगे, आई के अनुदेश भाई, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। ठीक है ना, x माइनस जेड कॉमन लिया है। अब देखें, इसका प्रसार जीरो, इसका प्रसार जीरो, केवल एक लेंगे। ठीक है ना भाई, अब देखो, एक के नीचे छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इनका गुणनफल क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर माइनस लगाए हुए और इनका गुणनफल वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, तो मैं यहां अलग से निकाल दूं, y प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा, तो कितना आएगा देखो, y से x का किया x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस जेड वाई और प्लस जेड स्क्वायर, यही आएगा ना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई और प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब देखें, ये हो गया अपना x माइनस वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। ठीक है ना भाई, अब देखो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, yz से yz कट गया, क्या बचा, माइनस एक्स वाई माइनस yz, सॉरी ये yz है, क्या है भाई, yz
और माइनस जेड। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लें, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड और माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा ना। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड टू। ठीक है ना भाई? देखो एक बार दोबारा इनको मैं यहाँ दोबारा गुणा कर रहा हूं, वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा किया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है ना? प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो माइनस का एक्स वाई आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का वाई जेड आएगा, माइनस का जेड एक्स आएगा और माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है ना? वो पहले गलती से लिखने में आ गया था, कोई दिक्कत? हाँ कि ना? समझ में आया ना भाई? यदि किसी एक स्तंभ के सभी अवयव समान होंगे तो पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे R1 माइनस I2। क्लियर? और यदि एक पंक्ति के अवयव समान होंगे तो स्तंभ में संक्रिया लगाएंगे C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। क्लियर? और उसके बाद कॉमन आ जाएगा और फिर अपना जो मूल उद्देश्य है गुणधर्म लगाने का, वो क्या है? हम सारणिक में ज्यादा से ज्यादा अवयव जीरो ला सकते हैं। ठीक है ना भाई? एक और नया उदाहरण है, देखें। हाँ भाई देखें, अगला एग्जांपल है a माइनस बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवालों में ध्यान से सुनिए। यदि किसी सारणिक के सभी अवयव दो अवयवों के योग या अंतर के रूप में दिए हैं तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग प्रश्नानुसार करेंगे। इन दोनों में से एक लगेगी, दोनों नहीं लग सकती। ठीक है ना बात? वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुन लेना। पहले जो दो उदाहरण किए उनमें एक स्तंभ के सभी अवयव समान थे, तो उसमें मैंने बता दिया कि अगर एक स्तंभ के समान है तो R1 माइनस I2 और I2 माइनस R3 का प्रयोग करोगे। और यदि फिर दूसरा अगला एग्जांपल किया, एक पंक्ति के समान है तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 का प्रयोग करोगे। अब ये तीसरा प्रकार है, यदि सारणी के सभी अवयव दो अवयवों के या तो योग के रूप में दे रखे हैं या अंतर के रूप में दे रखे हैं। दोनों ही प्रकार के सवालों में इन दोनों में से एक लगाएंगे। अब कौन सी लगानी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। देखो यदि मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। a माइनस बी प्लस m माइनस n प्लस x माइनस वाई ऐसे आएगा, कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन यदि इनको ऐसे जोड़ दो, यानी R1 I2 R3 को ऐसे जोड़ दो, तो देखो क्या होगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा। कटेगा कि नहीं भाई? फायदा होगा, जीरो आ जाएगा। तो मैंने बताया है। अब लगा कौन सी लाऊं? R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये नहीं लिखना हर सवाल में, आपको तो यहां से स्टार्ट करना है। ये तो मैंने सॉल्व करने के लिए मेथड बताया है कि यदि ऐसा होगा सारणिक तो ऐसा काम करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। ठीक है ना भाई? इसका प्रयोग किया, मतलब तीनों पंक्तियों को जोड़ के ऊपर लिखा। तो देखो क्या आएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे n से n कट जाएगा, p से p कट जाएगा, m से m कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। y से y कटेगा, z से z कटेगा, x से x कटेगा, ये भी जीरो आ जाएगा। बाकी का बचा हुआ लिख दो, b माइनस c
यहां देखो R1 के यहां लिखेंगे फिर चूंकि R1 के सभी अवयव शून्य है अतः सारणी का मान बराबर 0। गुणधर्म लिखाया था यदि सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। अब यहाँ पे सभी अवयव 0 आ गए तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा 0 होगा। अगर हम यही प्रसार करते तो काफी बड़ा आता उसके बाद जाके 0 आता। तो इस तरीके से गुणधर्मों की सहायता से हल करने पर हमारी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना भाई। जब तक आप वीडियो देखें इसको फेयर करें, क्लियर। लेकिन मैंने क्या कहा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपको पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर और करें अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को। अगर उनके बच्चे भी 11-12 में हैं तो उनको भी शेयर करें और उनको बोले कि चैनल जो है संजय सोनी सर का उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भी वहां वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है ना भाई। या मान लो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो भी वीडियो शेयर करके या चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। या 2-3 टीचरों का पढ़ेंगे तो आपको तो फायदा मिल रहा है कि 2-3 टीचरों से आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना भाई। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। अगले वीडियोस में अपन कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जब तक के लिए धन्यवाद।